और तो बताइए इसका आंसर। देखिए, कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी स्पाइनल कॉर्ड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरिबलम, पॉन्स, मेडुला, सेरेब्रम। तो किससे, यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो ओरिजिनेट्स होता है वो कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला या सेरेब्रम। बताइए कहाँ से होगा, जल्दी बोलिए इसका आंसर। स्पाइनल कॉर्ड्स का ओरिजिनेट्स कहाँ होता है? कहाँ पे होगा? तो इसका जो आंसर आएगा, क्या होगा इसका? मेडुला। क्या आएगा? मेडुला होगा, हाँ या ना? मेडुला, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो स्टार्ट्स होता है वो हमारा क्या तो ओरिजिनेट्स होता है मेडुला से होता है। कहाँ से होता है? हमारा मेडुला। मेडुला जो है हमारा क्या ब्रेन वाला पार्ट्स का है ये हमारा। तो देखते हैं, अब हम ब्रेन की बात आया तो ब्रेन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ब्रेन। तो ब्रेन को ना कितने 3 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ब्रेन को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर चुके हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन होता है? एक फोरी ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होगा, एक हमारा हिंड ब्रेन होगा, है ना। फोरी ब्रेन को क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा ब्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है? फोरी ब्रेन होता है, हाँ या ना। उसके बाद फिर इसी यानी फोरी ब्रेन को ही क्या कहा जाता है? थिंकिंग पार्ट बोले। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन का होगा? तो हमारा फोरी ब्रेन होगा, हाँ या ना। फोर ब्रेन होगा। और फिर हमें क्या होंगे? मिड ब्रेन। उसके बाद फिर क्या होगा? हिंज ब्रेन होगा, हिंड ब्रेन होगा। तो फोर ब्रेन जो होता है ये हमारा जो इट इज मेड ऑफ द सेरेब्रम, यानी डैट मीन्स ये हमें किससे मेड होता है? इसमें क्या क्या होता है? ये किससे बना हुआ होता है हमारा फोरेब्रेन? तो ये हमें जो बना हुआ होता है ये जो ये सेरेब्रम, याद रखिएगा इसको। और हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। कौन कौन? सेरेब्रम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, हाँ या ना। मिड ब्रेन जो होता है इसके ना कोई पार्ट, इट हैज नो एनी फर्दर डिवाइड्स, इसका डिवीजन होता ही नहीं है। मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता है, मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता है, हाँ या ना। यानी हिंज ब्रेन का जो हिंड ब्रेन जो होता है कॉन्सिस्ट ऑफ से, इसमें क्या क्या रहता है? यानी सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। क्या होता है? सेरेब्रम, सॉरी, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। क्या क्या होगा? सेरे, याद रखिए, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। अब स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में हम देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल, कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विथ द continuation with the medulla and
देखिए इसको स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। अच्छा, कंटिन्यूएशन विद द मेडुला एंड extends downwards with in the vertebral column from the medulla, है ना, from the medulla oblongata to the number region। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ब्रेन के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन है, एजर्सन कह रहा है क्या, व्हेन पी प्लांट्स, प्योर लाइन है वो, हाँ, जो हैविंग राउंड येलो सीड्स आर क्रॉस्ड विथ, राउंड येलो सीड्स जो है उसको क्रॉस करवाया जा रहा है प्योर लाइन प्लांट्स हैविंग व्रिंकल ग्रीन सीड्स के साथ, देन ऑल पी प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन बियर व्रिंकल ग्रीन सीड्स, जो जितने भी F1 जनरेशन होगा वो क्या व्रिंकल ग्रीन सीड्स होंगे, ये एजर्सन में कह रहा है। और रीजन दे रहा है इसका क्या, जो राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू व्रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। क्या आएगा ऑप्शन बताइए, दोनों एजर्सन और रीजन सही है या गलत है, और ए होगा ऑप्शन, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ये लिख तो मालूम ही है ना एजर्सन और रीजन का प्रोसेस में, जो एजर्सन और रीजन दोनों सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्सन, अगर रीजन जो है एजर्सन का कर रहा है तो ऑप्शन ए देना है, अगर रीजन जो है एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी देना है। एजर्सन अगर क्या हो, ट्रू हो, एजर्सन क्या हो, ट्रू हो, और रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन सी देना है। अगर एजर्सन क्या हो, रॉन्ग हो, और रीजन जो है वो क्या हो, ट्रू हो, तो ऑप्शन हमें क्या देना है, डी देना है। तो बताइए कौन सा आएगा हमारा आंसर। बताइए, देखिए अब ये जो हमें दे रखे हैं, जो when a pea plants pure line having round yellow seeds are crossed with the, तो ये ना एजर्सन जो है हमारा क्या है, ये रॉन्ग है, क्या है ये, रॉन्ग है, हाँ या ना। और ये जो राउंड और येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, हाँ डोमिनेंट तो होगा ही ना, क्या होगा, डोमिनेंट होंगे, तो ये हमें रीजन्स क्या होंगे, सही होंगे। तो हम दे बताइए एजर्सन क्या है, फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है, तो यानी दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा ये हमारा कौन होगा, बताइए कौन आएगा, ये हमारा, ये जो होंगे ये हमें होंगे,
यानी ये हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन आएगा, यानी ए आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर है या नहीं है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना? ये हमारे होंगे डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। कर है व्हेन a pure line pea plants having round yellow seeds are crossed with the wrinkled green seeds. Then plant F1 generation all with round yellow yellow seeds. As round yellow seeds, as round yellow seeds are dominant to wrinkled green seeds. क्लियर है या नहीं है? क्या है, wrinkled green seeds का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कर व्हेन अ प्योर लाइन पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो seeds are crossed with the wrinkled green seeds, thin plants obtain F1 generation. कैसा होगा? thin plants, पतला प्लांट, thin plants F1 generation are all with round yellow seeds, as round yellow seeds are dominant to the wrinkled green. कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। क्लियर? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का, ये भी एजर्सन रीजंस का है। एजर्सन्स एंड रीजंस, दो एजर्सन कह रहा है क्या, आवर बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल्स, यानी आवर बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, पैनक्रियाज सेग्रीगेट्स इंसुलिन,
which helps to the regulates blood sugar levels in the body। हाँ या ना? तो कौन होगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा? बताइए जल्दी। सही है फर्स्ट, यानी कि हमें फर्स्ट रिजर्शन तो हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि आवर बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल सही है। और पेनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन व्हिच हेल्प्स टू द रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल्स इन द बॉडी। हाँ, पेनक्रिया पेनक्रियाज सीक्रेट करता है ना इंसुलिन। पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन सीक्रेट करता है, जिसके हेल्प्स के जिसकी सहायता से हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड लेवल यानी शुगर, ब्लड लेवल का जो हमारा जो होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो क्या रहता है? मेंटेन होता है। हाँ या ना? किससे? पेनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से। तो चलिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए आएगा। हाँ या ना? तो इस पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम, चलिए देखते हैं। द, ये जानते ही हैं, द पेनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन which helps regulate blood sugar levels in the body if the blood sugar level falls, कम हो जाता है, गिर जाता है, इंसुलिन सीग्रीगेशन is reduced। हाँ या ना? इंसुलिन सीग्रीगेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है या नहीं? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2025 में जो क्वेश्चन पूछे थे उसी लेवल का सारे क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। हाँ या ना? तो ये हमारे क्या होगा? पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे थे, अगर सिलेबस हमारे क्या सारे सेम ही है, तो हमारा इस बार भी पैटर्न भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। उसी लेवल का क्वेश्चन पूछने की चांस है, मोर प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसमें करेक्ट हमें क्या करना है? खोजना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज एल्केलाइन इन नेचर, हेंस इट इज यूज्ड एज द एंटासिड। A bleaching powder manufactured by the Hassen-Clever process, Hassen-Clever प्रोसेस के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये कौन सा सारे सही है? ए बी एंड डी सही है, या ए और सी सही है, या बी एंड सी सही है? कौन होगा?
देखिए क्या कह रहा है, जो केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, CaOCl2। हाँ या ना, ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। हाँ या ना, ये सही है। यानी क्या है, ये हमारा केमिकल नेम जो है ये इसका क्या है, सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हमारा क्या है, स्टेरिलाइजेशन, यानी ड्रिंकिंग वाटर के स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाँ या ना, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज एल्केलाइन नेचर, हेंस इट इज यूज्ड एज एंटासिड्स। क्या ये एंटासिड के रूप में काम करते हैं, नहीं, यानी ये जो हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग, एंटासिड के रूप में नहीं काम किया जाता है, यानी करता है ये। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेस्ले क्लेवर प्रोसेस। हाँ, ये भी क्या है हमारा, सही है, यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, जो ऑप्शन A B D, तो A B D यानी डैट मीन्स बी ऑप्शन होगा। कौन होगा ये हमारा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है या नहीं है, तो ये आप लोग जानते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2। हाँ या ना, और इट हैज, क्लोरीन का ये क्या होता है, क्लोरीन इसमें अवेलेबल होते हैं, इट हैज क्लोरीन क्लोरीन अवेलेबल which acts as a disinfectant, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम किया करता है ये। इट कैन नॉट यूज्ड एज अ एंटासिड, क्लियर, बिकॉज क्यों नहीं किया जाता एंटासिड के रूप में, इट इज नॉन एडिबल, नॉन एडिबल, खाने वाला एक नहीं होता है, एडिबल, और हैंस इस प्रोसेस का याद रखिएगा, हैंस क्लेवर प्रोसेस, हैंस हैंस क्लेवर प्रोसेस, हैंस क्लेवर प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। मैन्युफैक्चर्ड, क्लियर, हैंस क्लेवर प्रोसेस के द्वारा इस क्या बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्या, जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with the water to produce slacked lime, यानी CaO जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाँ या ना, तो बताइए क्या कर रहा है, दिस रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaOH2O के साथ रिएक्शन करके CaOH का हॉल 2 का फॉर्मेशन कर दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस होता है बताइए जल्दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हिच ऑफ द, ये हमें दे रखे हैं,
तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है इसको। बताइए जल्दी। करेक्ट हमें ऑप्शन करना है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, CaO जब H2O के साथ रिएक्शन करा तो CaOH का होल 2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। तो एक तो हम जानते हैं क्या, ये तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा ही, हाँ या ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्या है, दो एलिमेंट, दो या दो मोर देन टू एलिमेंट्स मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, हाँ या ना। क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा ये, हाँ या ना, क्योंकि इसका जो एक्सोथर्मिक यानी हीट का भी क्या होगा, ये रिलीज करेगा, ये होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा नहीं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, होगा नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, हाँ या ना। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए और बी, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आप लोग को विजिबल होगा। क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। जो ये सॉप दे रखा है, हाँ या ना, अब इसको मैचिंग करना है। जो ये सॉप है, ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द सल्फोनिक एसिड्स, और ये डिटर्जेंट्स है। कह रहे हैं इसमें स्ट्रीफिकेशन, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा उसको हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। ये डिटर्जेंट्स है। द रिएक्शन ऑफ CH3COOH, ये क्या है, CH3COOH रिएक्शन आप लोगों को दिखता होगा विद द मेटल हाइड्रोक्साइड, और द रिएक्शन ऑफ द CH3COOH विथ अल्कोहल्स, अल्कोहल के साथ जब CH3COOH का रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और ये तो सोडियम सॉल्ट्स ऑन द लॉन्ग चेन ऑफ द सल्फोनिक एसिड्स, स्ट्रीफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, या सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। सल्फोनिक, हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड या सोडियम सॉल्ट, पहले सॉप का बताइए, सॉप का क्या होगा, किसके साथ कौन रिएक्शन करेगा सॉप में। देखिए, ये जो हमें कह रहा है सॉप का जो फॉर्मेशन होता है, ये सॉप ना हमारा क्या है, तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड का करता है। ये जो हो जाएगा फर्स्ट जो होगा, ये इसके साथ यानी डी के साथ आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्लियर है। और डिटर्जेंट से होता है ये हमारा सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, ये क्या होता है, लॉन्ग चेन, जो किसका होता है, सल्फोनिक एसिड्स का होता है, किसका होता है, ये सल्फोनिक एसिड का होगा, हाँ या ना। यानी सॉप जो होगा ये हमारा सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड,
क्लियर। और डिटर्जेंट जो होंगे, सोडियम सॉल्ट जो होगा लॉन्ग चेन का, किसका होगा? सल्फोनिक एसिड का होगा। किसका होगा ये डिटर्जेंट? सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन से ये डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन ऑफ CH3COOH विद द मेटल हाइड्रोक्साइड, जब CH3COOH को जब हम मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन है। ये क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या होगा? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। हाँ है ना। जब द रिएक्शन ऑफ CH3COOH, यानी ये हमारा क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है, CH3COOH। हाँ है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यानी सी, तो ये यानी जब ये इसको किसके अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? स्ट्रीफिकेशन होता है। ये क्या होता है? ये हमारा स्ट्रीफिकेशन। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यानी ये जो हमारा फर्स्ट सॉप, यानी डेट मीन्स यानी 1 का क्या होगा? डी। तो 1 का डी, 1 का डी ये तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये नहीं 1 का डी, यानी डेट मीन्स यही हमारे आ जाएंगे 1 का डी। 1 का क्या होगा? ए, थर्ड का सी, और फोर्थ का बी, स्ट्रीफिकेशन। क्लियर है या नहीं? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे या नहीं। चलिए इसमें हम सॉप और डिटर्जेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। इसका देखिए सॉप के बारे में पहले, सॉप जो होता है, सॉप्स आर सोडियम, सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, salts of long chain, लॉन्ग चेन किसका होता है? फैटी एसिड। क्लियर। यानी सॉप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड का फॉर्म होता है। और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हमारा क्या होता है? डिटर्जेंट्स ये सोडियम और सॉल्ट्स और लॉन्ग चेन का क्या होता है? सल्फोनिक एसिड्स का फॉर्म करता है। हाँ या ना। तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम salts of long chain of सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। क्या होता है? ये सल्फोनिक एसिड का फॉर्म करता है। कौन? डिटर्जेंट्स। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम इसका जो सल्फोनिक एसिड, ये डिटर्जेंट्स तो हो गया। अब हम एसिटिक एसिड यानी द रिएक्शन ऑफ, यानी एसिटिक एसिड जो रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड मेटल हाइड्रोजन विथ मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, इज अ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है
जैसे CH3COOH किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसको हम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, यानी हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोजन NaOH सोडियम हो गया, OH हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगा, तो ये हमें क्या बना देगा CH3COONA, और फिर क्या करेगा प्लस का H2 का फॉर्मेशन करेगा, हाँ है ना। ये सोडियम एसीटेट होता है, इसको क्या कहे ये हमें एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको CH3COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, CH3COONA को सोडियम एसीटेट बोला जाता है, सोडियम एसीटेट, हाँ है ना, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। अब ना हम इसको क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे देखिए CH3COOH को जब हम अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमें किसका फॉर्मेशन करता है, तो CH3COO C2H5 प्लस का H2, क्लियर। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब ये रहा, जो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड combines with an alcohol, combines with an alcohol to form an ester. Ester is called esterification. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, कंबाइंस एस्टरिफिकेशन, क्लियर। When acetic acid, when acetic acid यानी एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लियर, जो रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, अल्कोहल and ester, and ester is formed, और ester is formed and water, and water, क्लियर है या नहीं। देखिए इसको, कह रहा है एसिटिक एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रलाइजेशन, क्या रिएक्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी CH3COOH एसिटिक एसिड को जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो CH3COONA प्लस का H2O का फॉर्मेशन सोडियम एसीटेट बनाता है, हाँ है ना। और CH3COOH यानी डेट मीन्स ये हमारा एसिटिक एसिड है, जब हम इसको C2H5OH यानी इथेनॉल
इसको इथेनॉल बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इथेनॉल। इथेनॉल को C2H5OH, इथेनॉल को रिएक्शन करवाते हैं जब हम क्या करें, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये CH3COOC2H5 यानी ईस्टर बना देता है। क्या बना देता है? ईस्टर। हाँ है ना, H2O। क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। जो ईस्टर बनता है CH3COOC2H5, ये ईस्टर का फॉर्म होता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एस्टरिफिकेशन कहलाता है। क्या प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा? एस्टरिफिकेशन होगा। क्या होगा ये? एस्टरिफिकेशन। आई थिंक क्लियर होंगे, क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको देख भी लिए हम लोग अच्छी तरह से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which element is stored, which element is stored in water and which elements is stored in kerosene। कौन से एलिमेंट्स वाटर में स्टोर किया जाता है और कौन से एलिमेंट्स जो है केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है? तो हम तो जानते ही हैं सोडियम। अब ये देखिए, एक तो केरोसिन के लिए सोडियम फास्फोरस रिस्पेक्टिवली। अब बताइए वाटर, वाटर में हम क्या, कैल्शियम को, और फास्फोरस किसमें? केरोसिन को, और रिस्पेक्टिवली या सोडियम को किसमें? वाटर में, और या केरोसिन में फास्फोरस को, या फास्फोरस और सोडियम, या मैग्नीशियम एंड सोडियम। बताइए जल्दी से ऑप्शन इसका क्या आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं आप लोग। कैल्शियम तो होगा नहीं, और ये सोडियम और फास्फोरस, सोडियम तो हमें केरोसिन में करते हैं तो ये होगा नहीं, और ये हमें क्या, फास्फोरस, फास्फोरस को वाटर में हम कर सकते हैं, और सोडियम को, तो ये सही है, यानी डेट में सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा। हाँ या ना? ये हमारे फास्फोरस को कहाँ पे? वाटर में इसको स्टोर कर देंगे, और इसको हमें कहाँ पे लेके चले जाएंगे? इसमें हमें जो है केरोसिन ऑयल में। ठीक है, इसमें स्टोर करके रखते हैं हम। क्लियर? ये सारे ना क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव। इसीलिए हम इसको ना वाटर और इस केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगर वैसे अगर रखेंगे खुले खुले में छोड़ देंगे उसको, तो एयर के कांटेक्ट में आने से ही ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फायर लग जाएगी इसमें। Which of the following statements is correct? क्या करना है? करेक्ट हमें करना है रिगार्डिंग आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में देखिए, आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। आइसोमर्स के पास हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है। या द कंपाउंड C3H8 हैज नो आइसोमर्स, C3H8 के क्या कोई आइसोमर्स नहीं है। करेक्ट ऑप्शन खोजना है। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा? आइसोमर्स के बारे में जानते ही हैं, क्या होता है आइसोमर्स? आइसोमर्स वो होते हैं जिसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। हाँ या ना? तो यानी उसी को हमें कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, यानी आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होगा इसका, तो ये ऑप्शन सही है, और ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज इसका सेम होता है सबका, अलग अलग होंगे सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? डिफरेंट होगा। द कंपाउंड C3H8 हैज नो आइसोमर्स, हाँ ये भी क्या है? सही है। तो यानी हमें ऑप्शन जो आ जाएंगे इसमें, देखिए कौन होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ।
फर्स्ट है और फोर्थ सही है, बाकी हमारा फर्स्ट सॉरी सेकेंड, सेकेंड और फोर्थ हमारा क्या है, सही है, राइट है, और फर्स्ट और थर्ड जो है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट और फोर्थ ओनली यही तो होगा ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन आ जाएंगे हमारे, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। तो आइसोमर्स के बारे में यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए कुछ। आइसोमर्स isomers have same molecular formula but different structure formula। Isomers have same molecular formula but different structure formula। और आइसोमर्स डिफरेंट फिजिकल यानी आइसोमर्स जो होते हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है। यानी आइसोमर्स जो होते हैं हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आइसोमर्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, और लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होंगे, हाँ या ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे, सेम होगा, और स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट अगर रहता तब सही होता, सेम नहीं होगा, ये हमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स की क्या होता है, केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है। आई थिंक समझ में आ गए होंगे, हाँ या ना। चलिए तो नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन पे आगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक बोतल है, तो बोतल ये बोतल ए कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड एंड बोतल बी कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक में हमें क्या है, एक बोतल है, हाँ या ना, इसमें जो है ए है और ये हमारा क्या है, एक बी है। इसमें हम क्या रख दिए हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और इसमें हमारा है क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ये सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है और ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, तो कह रहा है क्या, ईच ऑफ द सॉल्यूशंस द इज डिप्ड when pH paper is dipped in each of the solutions। अब क्या है, pH पेपर जो एसिड और बेस को क्या करता है, मेजर करता है, वो लिटमस पत्र समझ लीजिए,
पीएच पेपर इज डिप्ड इन ईच ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें भी डाले हैं ऑक्जेलिक एसिड वाला में भी, और हम क्या कर दिए इसमें भी डाल रहे यानी सोडियम कार्बोनेट वाले सॉल्यूशन में भी। द कलर सीन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली भी, ऑरेंज ब्लू या ग्रीन ब्लू या ब्लू ऑरेंज या ऑरेंज ग्रीन, क्या होगा बताइए, क्या आएगा ऑप्शन इसका, क्या होगा ऑप्शन जल्दी। जल्दी बोलिए ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, बी होगा, सी होगा, ऑरेंज होगा या ब्लू होगा या क्या आएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड वाले में क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन, ए का जो हो जाएगा कैसा कलर हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, हाँ या ना। और बी यानी सोडियम कार्बोनेट वाले सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। ये सारी क्या होंगे, गलत होंगे। हाँ क्यों होगा, तो द पीएच ऑफ पेपर यानी पीएच पेपर कलर इज ऑरेंज in acidic medium and while it is blue in basic medium, while it is blue in basic medium, क्लियर है या नहीं। इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में, समझिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऑरेंज जो हो जाएगा ना ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कलर जो होता है वो हमारा क्या ऑरेंज हो जाएगा इसका, यानी एसिडिक नेचर में, यानी पीएच पेपर का कलर जो होगा ऑरेंज होगा किसमें, एसिडिक मीडियम में, और ब्लू हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक मीडियम में। क्या है बेसिक मीडियम, यानी डेट मीन्स क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, ऑरेंज और ब्लू हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से। अब फिर देखिए एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है एजर्सन, क्या कह रहा है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो ये बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, ऑन द बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रीजन आर जो है ये हमारा क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये सही है या गलत है, बताइए जल्दी इसका। ये ना सही कह रहा है, क्या कह रहा है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है, हाँ या ना। और इसके मास यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम यहाँ से देखिए H2 है, एक हाइड्रोजन है H2 प्लस का O2, यानी H2 प्लस का O मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, हाँ या ना। अगर हम यहाँ से क्या H2 प्लस का O2 ये मिलके H2 प्लस का O2 मिलके क्या बना है, H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से देखिए बैलेंस हमें अगर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, तो अगर यहाँ पे डालना पड़ेगा तो हमें क्या करेंगे, O2 है ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, फिर हमें क्या होगा ये बैलेंस करना पड़ेगा, 2H2 प्लस का O2 मिलके क्या होगा 2H2O होता है।
हाँ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ये बैलेंसिंग हो गया है। अब इसका मास देखिए, हाइड्रोजन का मास जो होता है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितने मॉलिक्यूल यहाँ 2 है, तो ये इसका 2 करेंगे तो ये बताइए कितना 1 है, यानी हाइड्रोजन का मास होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और ये 2 हमारा गया, यानी डेट मीन्स इसके हो गया 4। और ऑक्सीजन का क्या होता है, यानी 16 होते हैं इसके, तो 16 इंटू 2, तो इसको ऐड कीजिए, 4 प्लस का ये हो गया 32, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 36। इधर देखते हैं, चेक करते हैं, देखिए इसका हाइड्रोजन का क्या होगा, ये इसका हाइड्रोजन का मास जो होता है ये 1 होता है, तो ये 2 H2 है, तो यानी 2 हो गया, और ये 2 हमारा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस का ऑक्सीजन का क्या होगा 16 हो जाएगा, और ये 2 था हमारा, यानी इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 O2 है ना, तो ऑक्सीजन का तो एक 16 हो गया, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे 2 हो गया। तो अब देखिए ये 4 प्लस का 16 2 जाए कितना हो गया 32, तो ये हो गया 4 प्लस 32, यानी डेट में 16। देखिए कंजर्व्ड मास जो है कंजर्व्ड हो गया कि नहीं, तो यही ना कह रहा है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी टोटल रिएक्टेंट्स यानी मास जो है रिएक्टेंट्स और इक्वल है किसके, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। देखिए दोनों और बराबर है, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी हमारा क्या सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका कर रहा है, यानी दैट मींस ऑप्शन हमारा क्या होगा ए हो गया। बोथ ए एंड आर द, यानी ए और आर एजर्सन और रीजन दोनों क्या है ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको अब हम सेक्शन सी में आते हैं, देखते हैं ये हमारा क्या है, फिजिक्स से लिया गया है सारे। व्हिच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सही होगा। एन एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन अ लाइन। क्या एमीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं किसी सर्किट में, जबकि वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं किसमें, लाइन में, यानी पैरेलल में किया जाता है। या एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit and a voltmeter is connected in parallel। इसमें कार एमीटर को कनेक्ट नहीं करते हैं सीरीज में, लेकिन इसमें कार हमें एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट और वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ पैरेलल लाइंस। हाँ या ना, वही लाइन हो गया पैरेलल। एन एमीटर इज हैज अ हाई रेजिस्टेंस, एमीटर के क्या होते हैं हाई रेजिस्टेंस है होता है। वोल्टेज हैज द लो रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होता है, सॉरी वोल्टेज हैज लो रेजिस्टेंस, इसके वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा, ये क्या होगा, ये हमारा वोल्ट मीटर होगा। ये हमारा क्या है, ये वोल्टेज नहीं है, ये ना वोल्ट मीटर है। क्या है ये हमारा वोल्ट मीटर। क्या वोल्ट मीटर के लो रेजिस्टेंस होते हैं और मीटर के क्या हाई रेजिस्टेंस होते हैं, नहीं। यानी ये जो हमारा होगा क्या, जो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमारा क्या है ऑप्शन सही है। यानी एमीटर को हम किस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जबकि सर्किट में और किसी सर्किट में एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। हाँ है ना, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, किस में पैरेलल में, इसलिए हमारा क्या होगा ये ऑप्शन सही होगा, यानी क्या होना आएगा बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है, यानी एन एमीटर connected in series in a circuit and a voltmeter connected in parallel
पैरेलल। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। ट्रेस किया गया है, एक स्लैब्स है। ए स्टूडेंट ट्रेसेज द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट। एक स्टूडेंट क्या किया है, रे ऑफ प्लाट इन रे ऑफ लाइट पासिंग कर रहा है थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये हमारा, हाँ या ना, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर है। और ग्लास स्लैब फॉर द थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट है नेमली 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिग्री है। ही प्रोड्यूस्ड यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल जो है इंसिडेंस हो रहा है। फर्स्ट में है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ही प्रोड्यूस्ड the incident ray and the measured the perpendicular distance first between the produced incident ray and the emergent ray। हाँ या ना। तो इसमें कह रहा है क्या क्या पूछ रहा है हमें, तो ही विल ऑब्जर्व डेट, उसने ऑब्जर्व करा क्या, जो जो फर्स्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजेज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या ऑब्जर्व करा, जो फर्स्ट कीप्स ऑन द डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फर्स्ट इज मैक्सिमम फॉर एंगल आई 45 डिग्री एंड लेस देन द वैल्यू ऑफ एंगल आई इज 30 डिग्री एंड एंगल आई इज 60 डिग्री, और I remains the same for all three angles of incidence, और I जो होगा keeps on the increasing with the increases in the angle of incidence। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद फिर आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा अच्छे से, कोशिश कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है क्या, ये एल है, हाँ या ना, ये एल है, और इसके बीच में जो एंगल है यहाँ पे आई इंसिडेंस रे। क्लियर है। और जैसे इंसिडेंट अगर हम यहाँ से देखिए, ये मीडियम जब चेंज हो रहा है अगर लाइट, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ये क्या होगा इधर, यहाँ पे जाने के बाद ये इसके बीच में देखिए इधर क्या होगा, कितना का डिफरेंस हो रहा है। ये सीधी लाइट आया था यहाँ से इंसिडेंट करा था, तो ये जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, बेंट कर गया है ना। फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ये देखिए फिर क्या हो गया, ये इस नॉर्मल की ओर किधर क्या हो गया, इधर मुड़ गया। तो यानी कहने का मतलब ये रहा, जो उसने क्या ऑब्जर्व करा, उसने ऑब्जर्व यही करा, जो अगर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये कीप्स ऑन द डिक्रीजिंग विद द जो इंक्रीजिंग, यानी ये L कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजन इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर L जैसे ही वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी L कीप्स ऑन द इंक्रीजिंग विथ द इंक्रीजन इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही उसने कर रहा है। जैसे ही अगर हम करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जैसे ये बढ़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो जाएगा, ये जैसे इंसिडेंट है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट भी, इसके बीच में देखिए कितना एंगल का ऑफ इंसिडेंस बनेगा,
यहाँ से ये भी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है ना, हाँ या ना। तो यही है उसने ऑब्जर्व करा, जो जैसे ही उसने आगे बढ़ेगा तो एल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजेज इन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एल की जो होगा वो बढ़ेगा, तो किसकी वजह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल अगर ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज करेगा तो एल की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना, इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है या नहीं है? फिर इसको देख लीजिएगा दोबारा एक बार अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एजर्सन में हमारा है ये क्या, जो द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गेन्स, और रीजन में दे रखा है आई इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड। बताइए इसका आंसर। इसमें अगर हम यहां से लिखना चाह रहे हैं इसके एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और एजर्सन और रीजन दोनों क्या है हमारा, सही भी है। यानी द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, ये सही कह रहा है एजर्सन, तो सही है। और रीजन जो है क्या, आई इनेबल्स अस टू द सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स ऑफ द अराउंड अस, सही है। आंख से हम अच्छी अच्छी चीज पूरे वर्ल्ड का हम क्या, या पूरे हमारी दुनिया में जो भी चीज अच्छी अच्छी चीज है हमारे इस नेचुरल वे में, तो हम क्या करते हैं नेचर में, हम उसको देख लेते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यही तो कह रहा है, आई इनेबल्स अस टू सी द अंडर वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स आर अराउंड अस, अच्छी अच्छी चीजों को हम अपने आंखों से देखते हैं, सही कह रहा है ये। तो आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने उसका डिस्कशन करे, और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इससे आने की मोर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस, क्योंकि इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस जो है पिछले साल पूछा गया था, और उसी पे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ये भी थे। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।